बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़। नादरीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। नादरीन, आज FIA ने चालान जमा करवाया ये कह कर के हमारे पास गवाह हैं और उस गवाह के मुताबिक साबिक़ वज़ीर आज़म और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा को गिल्टी मतलब कि उनके ऊपर ये जुर्म साबित होता है। तो आज FIA ने अपना जो है चालान जमा कराया है और इस केस के अंदर FIA की क्या हैसियत है और जो लतीफ़ खोसा साहब ने जो बड़ा जो एक पॉइंट उठाया है, और दूसरी बात यह है कि आइन के किस कानून, किस आर्टिकल, किस सेक्शन के मुताबिक जो है साबिक़ वज़ीर आज़म जो है ये जवाबदेह हैं या नहीं है, ये तफसीलात आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और दूसरा, पाकिस्तान के अंदर जो है जुमे वाले दिन दो धमाके हुए, एक मस्तंग और दूसरा हंगू। पाकिस्तान के इस बाबरकत दिन के अंदर रहमतुल आलमीन की आमद वाला दिन बहुत अहम दिन होता है, जिसमें हमारे मुल्क के अंदर 97 लोगों की जो लाशें लोगों ने उठाई हैं, और जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो उनके क्या इस बारे में रिमार्क्स आए हैं, उसमें कौन मुलविस शामिल हुए हैं, तो ये तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि FIA ने आज चालान जमा करवा दिया है ये कह कर के हमारे पास जो है गवाह हैं, और वो गवाह जो है हम पेश करेंगे। उस गवाह के मुताबिक साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शामद कुरैशी को इसमें जुर्म साबित किया जाता है। और दूसरे जो साइफ़र के हवाले से ये बड़ी अहम पेशरफ्त है जो अड्याला से अटक जेल से अड्याला इमरान खान को जो लेकर आए थे कि जो अपोनेंट, जो मौजूदा हुकूमत है, उनको इतनी जल्दी है कि इमरान खान को किसी न किसी केस में सज़ा दी जाए, क्योंकि तोशा खाना की सज़ा तो आपको पता है सस्पेंड हो चुकी है। तो अब इनका केस साइफ़र, क्योंकि कहीं पर ऐसी चीज़ें इनको नहीं मिल रही, सिर्फ ऐसे केसों के ऊपर। तो लतीफ़ खोसा साहब ने एक बड़ा पॉइंट उठाया है कि FIA का एक तो दायरोकार ही नहीं बनता। वो आर्टिकल भी 48 का नाम लिया कि ये FIA का दायरोकार भी नहीं होता है, FIA का इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करती, क्योंकि इस केस की जो डायरेक्शन है वो गलत इस वजह से है, जिस तरह ये का अदालतें बनी गई, क्योंकि प्रेसिडेंट सदर आरफ अलवी ने सीक्रेट एक्ट के कानून के ऊपर कोई साइन नहीं किया। किसी शख्स की मर्ज़ी के मुताबिक ये अदालतें भी लगी, क्योंकि ताकतवर लोग जो हैं, चंद लोग हैं जो पाकिस्तान को इस नेच पे लेकर भी आए हैं और इससे नीचे भी लेकर जाएंगे। वो अगर चाहें तो पाकिस्तान में कोई सियासत कर सकता है, अगर वो चाहें तो पाकिस्तान में कोई सियासत नहीं कर सकता, चाहे वो गुनहगार हो चाहे वो गुनहगार ना हो। अगर गुनहगार नहीं होगा तो उसको गुनहगार बनाया जाएगा, जिस तरह इमरान खान साहब को बनाया जा रहा है। तो ये सीक्रेट एक्ट की जो अदालत है, एक तो गैर कानूनी है, क्योंकि हमें और बतौर अवाम हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो कानून है वो कानून बना ही नहीं है जिसका, उसके ऊपर ये केसेस किस तरह चल रहे हैं। और हमारी अदालतें हमेशा इस तरह का रोल अदा किया है। जो भी फेमस जो लीडर या जो पॉलिटिक्स गुजरे हैं, उनका सबसे बड़ा रोल ये रहा है कि वो ताकतवर लोगों के साथ मिलकर उनको सज़ाएं, उनको जज़ाएं वो देते हैं। क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके मातहत हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो मातहत है जो आमिर फारूक साहब हैं, क्योंकि इमरान खान के तमाम तर केसेस उनके पास भी आ रहे हैं और वो इल्तवा के शिकार हैं या तो फैसले महफूज हैं। तो यहाँ तक तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि ये ताकतवर लोग अदालतों के ऊपर भी, क्योंकि हमारी अदालतें आज़ाद तो हैं नहीं, वो अपनी मर्ज़ी से वो अपने फ़ैसले नहीं देते। जब वहाँ से थोड़ी जो है डोर थोड़ी ढीली करनी पड़ती है तो ये थोड़ा काम करते हैं, अदरवाइज़ वो उन्हीं के डोर पे चलते हैं। तो ये सबसे पहले ये है कि ये कोर्ट भी गलत बनाए गए हैं। और दूसरी बात ये होता है कि आज एक बड़ी बात, एक आर्टिकल जो भी हमारा आइन बना हुआ है, आइन के मुताबिक ये जो कौमी राज होता है, ये जो चीज़ें होती हैं, तो एक इमरान खान साहब ने आखिर में बड़ा एक काम किया कि इस चीज़ को डिक्लासीफाइड किया कि काबीना से बैठकर ये डिक्लासीफाई करने के बाद एक कॉपी जो है कौमी असेंबली में भेजा गया और दूसरी कॉपी जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भेजी गई। इट मीन्स कि अब वो जब डिक्लासीफाइड हो जाए तो ये सीक्रेट एक्ट तो इमरान खान के ऊपर होता नहीं है। और दूसरी ये बात आ जाती है कि आइन के मुताबिक वज़ीर आज़म ये जवाबदेह FIA को या किसी को नहीं है कि वो किस चीज़ के किसी भी आइन के अंदर ये जो है
नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आइन के में रहकर जो काबीना बनती है, काबीना और वज़ीर आज़म मिलकर ये जो सीक्रेट एक्ट होते हैं इनको ये क्लासीफाई करके आवाम को बताए जाते हैं। क्योंकि हमारे मुल्क में लोगों को आदत पड़ चुकी थी, जो हमारे साबिक वज़रा थे या साबिक वज़ीर आज़म थे, वो ये हमेशा जो भी धमकी मुल्क देता था, क्योंकि हम न्यूक्लियर तो हैं, क्योंकि जब ये न्यूक्लियर मुल्क को कोई धमकी देता है तो इट मीन्स जो अड़ोस पड़ोस के जो मुल्क होते हैं उनके हमारे मुल्क के ऊपर या उस न्यूक्लियर मुल्क के ऊपर एक नेगेटिव इम्पेक्ट होता है। क्योंकि हम न्यूक्लियर पावर तो हैं, हमसे कोई डरता नहीं है, हम सबसे डरते हैं। तो क्योंकि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो किसी और के मातहत है, क्योंकि ना वो अगर सदर जो है वो सुप्रीम है, इनका लीडर है, उनके वो मातहत भी नहीं है और किसी वज़ीर आज़म के भी मातहत नहीं है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि वो किसके मातहत हैं? वो एक ही शख्सियत के मातहत हैं, वो है अमेरिका। अमेरिका से जैसे ही डोर हिलेगी हमारी इस्टेब्लिशमेंट वहीं घूमेगी। आज अगर अमेरिका राज़ी हो जाए तो ये तमाम केसेस इमरान खान के रद्दी की टोकरी में चले जाएंगे, क्योंकि अमेरिका को इस टाइम इमरान खान पसंद नहीं है। उसने कहा कि इसको हटाना है, तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने क्या किया, उसको सज़ा देकर उसको काल कोठरी में डाल दिया। कि उसने कहा कि आपने हटाने की बात की, हमने इनको जेल में डाल दिया है कि उसकी जुर्रत के एब्सोल्युटली नॉट कहे और आपको अड्डे ना दे, ये होता कौन है। तो ये वाज़ेह हो गया कि हमारे वज़ीर आज़म की, कोई भी वज़ीर आज़म हो, उसकी कोई अहमियत। साइफ़र स्टैम्प उनके पहले तो हमें ये कहा गया कि साइफ़र की कोई हकीकत नहीं है, साइफ़र कोई ऐसी चीज़ नहीं है। उसके बाद जब कौमी सलामती के इजलास होते हैं, उसी में साबिक DGISI ये कह कर के मुदाखलत तो हुई है, साजिश नहीं हुई, मुदाखलत हुई है ना। तो मुदाखलत होने के बाद ये जो कोडिन, मतलब ये ओरिजिनल नहीं होता, कोडिन होता है, जिसको हम अपना तर्जमा, जो वज़ीर आज़म अपना तर्जमा करके आवाम को बता सकते हैं। और ये राइट सिर्फ आइन राइट सिर्फ देता है उस काबीना को और वज़ीर आज़म को कि वो कौमी राज आवाम के सामने रखें। अब इमरान खान की सिर्फ सज़ा ये है कि उसने जो कौमी राज है आवाम को क्यों बताया। अगर आवाम को नहीं बताता तो आज इमरान खान भी साइफ़र की कोई नाम ही नहीं होती। मतलब ये है कि इमरान खान साहब ने जो बयानिया बनाया था वो सच साबित हो गया। साइफ़र एक हकीकत है, साइफ़र था, साइफ़र है, और आज इसी साइफ़र की वजह से इमरान खान के ऊपर सज़ा और कैद में भी है। साइफ़र की वजह से जो 6 महीने या 8 महीने पहले ये कहकर वो कहा गया कि साइफ़र तो कुछ नहीं है, इमरान खान साहब सिर्फ पेपर का टुकड़ा वो हिला रहे हैं। आज क्या हुआ, जब इंटरसेप्ट ने ये चीज़ लीक की, उसके बाद हमारे इस्टेब्लिशमेंट को ख्याल आया कि अब अपने अमेरिका तो अपने मुल्क में किसी सा एजेंसी को, किसी न्यूज़ जो भी वहाँ के मीडिया है उसको तो वो कंट्रोल नहीं कर सकता। बकौल ये है कि उसने कहा कि हमारे इंटरसेप्ट जो इदारा है हम उसको कुछ नहीं कर सकते, तो आप अपने वज़ीर आज़म को, साबिक वज़ीर आज़म को जेल में डालकर उसको सज़ा दें। तो उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि हाँ ये तो बात तो सही हो रही है कि हमारे जो साबिक वज़ीर आज़म ने आवाम को राज क्यों बताया, और ये जो चीज़ें लीक हुई हैं वो इसलिए लीक हुई हैं कि इमरान खान ने साइफ़र गुम किया था। अब साबिक जो वज़ीर दाखिला था उसका भी बयान है कि वो चीज़ उसी पोजीशन में मौजूद है। अगर इमरान खान, सब माना जाए कि इमरान खान से ये कॉपी गुम हो गई है, तो वह जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, जो इस टाइम वादा माफ़ गवाह बने हुए हैं, जो गवाह बन चुके हैं, तो इनकी जिम्मेदारी थी कि वो साइफ़र को अपने हाथ में रखता, अपने तरीके से रखता। वो गुम कैसे हुआ तो सज़ा तो उनके ऊपर बनती है, इमरान खान की तो जिम्मेदारी नहीं बनती। इमरान खान ने जो बयानिया जो चीज़ थी कानून के मुताबिक वो की, उसको डिक्लेसिफाइड करके और सुप्रीम कोर्ट और जो है पार्लियामेंट के अंदर भेज दिया, कौमी असेंबली के अंदर भेज दिया। तो सवाल ये पैदा होता है कि साइफ़र एक बोगस केस है, सिर्फ इमरान खान को डराने, इमरान खान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और अवाम को भी उसके खिलाफ मायूस करने की कोशिश की जा रही है, नथिंग एल्स। इसके अलावा कोई साइफ़र की हैसियत नहीं है। अगर हमारी अदालतें इनको सही तरीके से लेके चलें तो हमारे जो ताकतवर लोग हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो अपने घुटनों बैठ जाएगी। हमारी सिर्फ अदालतें से ही काम करें, अदालतें अपने प्रॉपर तरीके से काम करेंगी। तो साइफ़र के इस चालान के मुताबिक इमरान खान साहब को कल इंशाअल्लाह 2 तारीख है, उसको कोर्ट में पेश होते हैं या उनकी ज़मानत है। आया कि इस्लामाबाद तक हाई कोर्ट इस केस को सुनती है या नहीं सुनती, ये दूसरा इशू होगा, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस टाइम मातहत है ताकतवर लोगों के अंदर।
अब वहाँ से डोर थोड़ी नरम हुई होगी तो वो ज़मानत भी हो सकती है। अदरवाइज़ क्या रिमार्क्स आते हैं, किस तरीके के रिमार्क्स आते हैं, या सिर्फ फैसला सुना कर जाए उसको मुलतवी जो महफूज किया गया था कि इन कैमरा हो या नॉर्मल तरीके से इसकी हेयरिंग हो। और दूसरी बात, आज जो जुमे के दिन जो है 12 रबीउल अव्वल के हवाले से जो चीज़ें हुई हैं, वहाँ पर 2 धमाके हुए थे। नाज़रीन, वो अहम दिन था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन था, और कोयटा और हंगू के अंदर 2 धमाके हुए नाज़रीन, जिसमें 45 जो है मस्तंग में लोग शहीद हुए और 42 जो है हंगू में शहीद हुए। क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर इस टाइम सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो मैसेज चल रहा है वो चल रहा है अफगान और जो शेर अब्दुल मरवत की लड़ाई है, क्योंकि ये कौमी मसला बन चुका है। ये जो 97 लोग शहीद हुए हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है इस मुल्क के अंदर। ये आवाम को अब सोचना पड़ेगा कि आप लोगों की कोई हैसियत, आप मरते हैं, जीते हैं, कुछ भी करते हैं, आपकी कोई अहमियत नहीं है। इस आवाम को अगर अपने राइट लेने हैं, अपने हकूक़ लेने हैं, तो खड़ा होना पड़ेगा। अदरवाइज़ ऐसे हमारी लाशें उठती रहेंगी और इस तरह हम दफनाते रहेंगे। आज आप अंदाज़ा करें कि 16 महीने के अंदर कितने लोग शहीद हुए। क्या हम सिर्फ लाशें उठाने के लिए या सिर्फ उनके लिए एक दिन के लिए हम शोक कर सकते हैं? और हमारे सिक्योरिटी इदारे उस दिन कहाँ थे? उनका सबसे बड़ा मकसद क्या था? यही इनका काम है, सिर्फ उन चीज़ों को रोकना। ये सवाल तो इस्टेब्लिशमेंट से पूछना चाहिए ना। वो जो DGISPR हैं, वो DGISI हैं, उनसे सवाल होना चाहिए कि आपके जो हमारे इदारे हैं वो कहाँ पर थे उस दिन? इतने लोग शहीद हुए हैं, क्या हम सिर्फ अपने लोग मरने के लिए छोड़े हुए हैं, जो अपनी मर्ज़ी से आकर जो है आएंगे और लोगों को शहीद करके चले जाएंगे? और ये प्रेस रिलीज़ जारी होती है और कहते हैं कि रा ने ये जो है, अब ये प्रेस रिलीज़ के समझो इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जाती। अब सवाल तो ये बनता है, अगर रा के लोग शामिल हैं तो पाकिस्तान टीम वहाँ क्या करे इंडिया के अंदर? उसको बुलाओ, कैसे चीज़ें ख़त्म करो कि भाई आपने हमारे मुल्क के ऊपर जो है हमला किया है, हम बाइकआउट करते हैं। इतनी हिम्मत भी नहीं है कि हम किसी को जवाब दे सकें, और हम न्यूक्लियर पावर हैं। नाज़रीन, न्यूक्लियर पावर होने का मकसद ये होता है कि इट मीन्स यू आर पावरफुल। उन लोगों को हम अपने अज़ाम में कामयाब नहीं होने देंगे। नाज़रीन, ये बहुत सारा आपने सुना होगा, हर बम धमाके के बाद एक ही चीज़ आ रही होती है, क्योंकि अवाम पागल नहीं है। अवाम हर चीज़ समझ रही है कि हम उन लोगों के उसके मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। ये बचकाना सी बात है कि वो अपना मकसद का पूरा करके गया, 97 लोगों की लाशें गिरा कर चला गया, उसके और क्या अज़ाइम हो सकते हैं? यही अज़ाइम हो सकते हैं ना कि अवाम और जो है फौज में एक डिस्टेंस पैदा हो। वो तो काम कर रहे हैं, आपने उस डिस्टेंस को कम करना है, आपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। उनके जो उनकी लाशें उठी हैं, उन घरों के अंदर मातम हुआ है, तो उस घरों के अंदर आप जाएं और उनसे एक्शन दें, उन लोगों को कानून के कटघरे में लेकर आएं। अब ये क्या होगा, 1 हफ्ते तक 2 हफ्ते तक ये काम चलेगा, उसके बाद सारी चीज़ें अपनी साइड लेना हो जाएंगी, क्योंकि आवाम को भी पता है कि हमारे सिक्योरिटी इदारे इस मकसद के लिए ये सिर्फ काम नहीं कर रहे। सिक्योरिटी इदारों के से सवाल बनता है कि आप उस दिन किस शहर में थे, आपकी क्या एक्टिविटी रही, ये सवाल कौन करेगा? क्योंकि आवाम सवाल करेगी तो गद्दार ठहराएगी, अगर नहीं करेगी तो इस तरह लाशें उठाती रहेंगी। तो इससे बेहतर है आप गद्दार तो नहीं बनेंगे, गाजी ज़रूर बनेंगे। आप गाजी बनना चाहते हैं तो सवाल ज़रूर उठाएं, अपने आवाम के लिए, अपने बच्चों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। अदरवाइज़ आप फिर शहीद होंगे और आपके जो डरपोक लोग हैं वो मर तो जाते हैं। बहुत सारे लोग इससे पहले भी हमसे लोग जो डरे थे कि सिर्फ मौत की वजह से, मरना सबको है, अगर ना मरना है तो नाम लेकर मरें। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग इस दुनिया के अंदर आए और अपनी ज़िंदगी गुजार कर चले गए, तो उनके कोई मकासद नहीं होते। जिसके मकासद होते हैं अपने मुल्क के लिए, अपनी नस्लों के लिए, तो वो ज़रूर सवाल उठाएं और डरे ना। और जिस दिन डर गए उस दिन ये चीज़ें जन्म लेंगी आपके मुल्क के अंदर, और आपके
ऊपर ये सवालात आपसे आने वाली नस्लें सवालात करेंगे और कहेंगे अगर हमारे बड़े डरपोक ना होते तो हमारे मुल्क के अंदर बेहतर निज़ाम होता। तो नाज़रीन, ये तमाम जो तफसीलात थी मैंने आपके साथ शेयर की। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।